Pandey, teacher of DAV Public School, CCL Giridih. I am a commerce teacher and I welcome you in business study classes. बच्चों, व्यवसाय अध्ययन के क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। ये हम लोगों का चौथा क्लास है, अर्थात फोर्थ वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत को प्रारंभ कर चुके हैं और उस वीडियो में हम लोग फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर चुके। उसमें से आउट ऑफ 14 प्रिंसिपल हम लोग 3 प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके। डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन के बारे में लोग बात कर चुके। उस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न दिए थे। आशा करते हैं आप लोग उन प्रश्नों को हल कर लिए होंगे, गृह कार्य कंप्लीट कर लिए होंगे। अब इस वीडियो में और इस क्लास में हम आगे के फ्यूल्स के प्रिंसिपल के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले फ्यूल के चौथे प्रिंसिपल अर्थात तीनों प्रिंसिपल को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग फोर्थ प्रिंसिपल्स के पास ऊपर आते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है आदेश की एकता। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आदेश की एकता क्या होता है। इस सिद्धांत में फ्यूल जोड़ दिए हैं कि किसी भी संस्था में कोई भी कर्मचारी का एक समय में एक से अधिक बॉस नहीं होना चाहिए, अर्थात एक से अधिकारी से उसको आदेश नहीं मिलना चाहिए। अगर एक से अधिक अधिकारी से उसको आदेश प्राप्त होगा तो वह कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, अर्थात यह आदेश की एकता का सिद्धांत का उल्लंघन होगा। कहने का तात्पर्य है कि एक कर्मचारी यदि एक ही समय में एक से अधिक बॉस का, एक से अधिक अधिकारी का आदेश का पालन करेगा तो वह कंफ्यूजन की स्थिति में, वह अभ्रम की स्थिति में रहेगा, संभ्रम की स्थिति में रहेगा, अर्थात वह आदेश को नहीं पूर्ण कर पाएगा। सपोज हम एक उदाहरण से इस आदेश की एकता के सिद्धांत को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आदेश की एकता क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर ये कर्मचारी को ये आदेश देते हैं कि प्रोडक्शन को आराम से धीरे धीरे करना है ताकि क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी मेंटेन रहे। वहीं दूसरी ओर सेल्स मैनेजर कर्मचारी को यह आदेश देते हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा जो पहले के जो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं उनको पूरा करना है, क्लियर करना है। अब यहाँ पर कर्मचारी के मन में कंफ्यूजन की स्थिति होगी, वह समझ नहीं पाएगा किसके आदेशों का पालन किया जाए, किस बॉस के आदेश का पालन किया जाए। तो इस कंफ्यूजन की स्थिति में वह काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कि धीरे किया जाए। तो फ्यूल बोले कि आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। अगर आदेश के सिद्धांत का एकता का पालन नहीं होगा तो कर्मचारी के मन में दुविधा की स्थिति होगी, कंफ्यूजन की स्थिति होगी और वह काम को ठीक ढंग से, सही तरीके से नहीं कर पाएगा। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कोई संस्था आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन नहीं करता है तो उस संस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में अगर बात करें, पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका पहला प्रभाव जो पड़ेगा, अगर आदेश की एकता का पालन किया जा रहा है तो पहला प्रभाव क्या होगा? इंप्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, अर्थात कार्य में प्रभावशीलता बढ़ जाएगा, अर्थात कार्य की क्षमता, जो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, वो अच्छा ढंग से काम कर पाएगा, ठीक से निर्णय ले पाएगा और अपने अधिकारी के अनुसरण कर पाएगा, अधिकारी के नियमों को पालन कर पाएगा। दूसरा, नो ईगो क्लैशेस, अहम का टकराव नहीं होगा। यदि संस्था में एक से अधिक अधिकारी होंगे तो क्या होगा? जैसे हम देखें उदाहरण में क्या देखें कि प्रोडक्शन मैनेजर
अपने वर्कर्स को, अपने कर्मचारी को क्या निर्देश दे रहा है, क्या आदेश दे रहा है कि प्रोडक्शन धीरे करना है ताकि क्वालिटी, गुड्स का क्वालिटी मेंटेन हो। वहीं दूसरी ओर हम क्या देखें कि सेल्स मैनेजर बोल रहा है प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है ताकि हमारा पुराना जो ऑर्डर पड़ा हुआ है उसको हम क्लियर कर सके। तो यहाँ पर कर्मचारी अगर प्रोडक्शन मैनेजर की बातों को मानता है तो सेल्स मैनेजर के अहम का टकराव होगा। अगर कर्मचारी सेल्स मैनेजर की बातों को मानता है तो प्रोडक्शन मैनेजर के अहम का टकराव होगा। तो ईगो क्लैशेस का टकराव होने की संभावना है। अगर एक ही आदेश होगा, अगर कर्मचारी सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर या सेल्स मैनेजर की बातों को मानेगा तो ये टकराव की संभावना कम होगी, अर्थात ईगो क्लैशेस अहम का टकराव नहीं होगा। तीसरा क्या है, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, कर्मचारी में संभ्रम की भावना भी नहीं होगी। हम देखें कि अगर प्रोडक्शन मैनेजर की बात माने तो सेल्स मैनेजर का अहम का टकराव होगा और सेल्स मैनेजर की बात को माने तो प्रोडक्शन मैनेजर का अहम का टकराव होगा। तो इस टकराव से बचने के लिए हमारा फ्योल बोले हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड को, आदेश की एकता का ये जो सिद्धांत है इसको पालन करना जरूरी है ताकि वह संस्था में काम आसानी से हो सके। अब हम आते हैं, अगर कोई संस्था इस सिद्धांत को अगर वायोलेशन करता है, वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को नहीं मानता है, अर्थात एक से अधिक अधिकारी अगर होंगे, सुपीरियर अगर एक से अधिक होंगे तो क्या परिणाम होगा? पहला परिणाम होगा कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, अर्थात कर्मचारी के दिमाग में संभ्रम की स्थिति बनी रहेगी। हम देखें कि कर्मचारी में किस तरह संभ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि कर्मचारी प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर में उलझा हुआ रहेगा कि किसके आदेशों को माने, किसके आदेशों को नहीं माना जाए। दूसरा, ईगो क्लैश अमंग द डिफरेंट सुपीरियर, मतलब अधिकारियों के बीच में अहम का टकराव होगा। सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के अहम का टकराव होगा, ईगो का टकराव होगा उन दोनों के बीच में कि हमारा आदेश को नहीं माना गया। प्रोडक्शन मैनेजर सोचेंगे कि हमारा आदेश को नहीं माना गया, सेल्स मैनेजर सोचेंगे कि हमारा आदेश को नहीं माना गया। तो ये स्थिति से बचने के लिए संस्था को यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत को मानना चाहिए। तीसरा हम लोग देख रहे हैं डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में अर्थात संस्था में अनुशासन बनाए रखने में कठिनाई होती है, कठिन होता है, अनुशासन नहीं बना के रख पाता है। क्यों? क्योंकि एक और हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है तो दूसरा और सेल्स मैनेजर है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए किसी भी संस्था में एक ही ये यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आदेश की एकता का सिद्धांत को मानना जरूरी है। तो हम लोग आदेश की एकता में क्या देखें कि आदेश की एकता में किसी भी संस्था में एक से अधिक अधिकारी एक ही समय में एक से अधिक अधिकारी का आदेश नहीं होना चाहिए। अगर एक ही समय में एक से अधिक अधिकारी होंगे तो काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। अब हम लोग इसके फ्योल के पांचवें सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और पांचवा सिद्धांत क्या है फ्योल का? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अर्थात निर्देश की एकता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अर्थात निर्देश की एकता। बच्चों, हम लोग जानते हैं कोई भी संस्था एक से अधिक चीजों को बनाता है, अर्थात एक ही संस्था में एक ही समय में एक से अधिक चीजों का निर्माण होता है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि एक संस्था में एक से अधिक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन हर एक एम्प्लॉय अगर हर एक डिपार्टमेंट के बारे में सोचे तो बहुत मुश्किल होगी। अर्थात इस सिद्धांत में फ्योल कहना चाहते हैं कि वन यूनिट मस्ट बी वन प्लान, मतलब एक इकाई के लिए एक योजना होना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर एक से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग विशेषता होता है, उसके लिए अलग से प्लानिंग करना पड़ता है, उसके लिए अलग से योजना बनाना पड़ता है। तो हर एक प्रोडक्ट का अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। उसकी विशेषता के आधार पर उसके नियोजन, उसका प्लानिंग, योजना, संगठन सब किया जाता है। लेकिन हर एक एम्प्लॉय अगर हर एक प्रोडक्ट के बारे में सोचने लगे, हर एक प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करने लगे तो उनके दिमाग में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी। इस स्थिति से बचने के लिए फ्योल क्या इंसिस्ट कर रहे हैं, फ्योल क्या बता रहे हैं कि ये आदेश की यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, अर्थात निर्देश की एकता होना चाहिए। निर्देश की एकता होना चाहिए मतलब वन यूनिट मस्ट बी वन प्लान। अगर एक यूनिट में, एक ही इकाई में, एक ही संस्था में एक से अधिक डिपार्टमेंट होता है,
विभाजन होता है और हर एक डिपार्टमेंट का कार्य करने की कार्य पद्धति अलग अलग होती है। अगर हर एक एम्प्लॉय, हर एक मेंबर, हर एक कर्मचारी हर एक डिपार्टमेंट के बारे में सोचने लगे तो बहुत बड़ा असुविधा होगी, बहुत अधिक डिफिकल्टीज होगी, वो इस प्रकार नहीं कर पाएगा। इसलिए संस्था में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के सिद्धांत को मानना चाहिए। तो इसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मतलब हर एक वन यूनिट मस्ट बी वन प्लान, मतलब कहने का तात्पर्य है निर्देश की एकता। हर एक एम्प्लॉय का जिस यूनिट के लिए वह काम कर रहा है केवल उसके बारे में सोचे, अपना एफर्ट जो है केवल उस गोल को प्राप्त करने के लिए लगाता है। तो इसमें मुख्य बात ये क्या है, इन वन यूनिट वन प्लान और एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन गोल। हर एक एम्प्लॉय का जो एफर्ट्स लगेगा, जो उसका उसमें कार्य करने की जो क्षमता होगी, वो पूरा एक ही गोल के अचीवमेंट के लिए लगाना होगा। अर्थात वन यूनिट मस्ट बी वन प्लान होना चाहिए। अगर एक ही संस्था में एक से अधिक चीजों का निर्माण हो रहा है या एक से अधिक डिपार्टमेंट है तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना फीचर्स है और हर एक प्रोडक्ट का अपना फीचर्स है और उसका फीचर्स के अनुसार उसका प्लानिंग होता है, हर एक का अलग अलग प्लानिंग होता है। तो हर एक एम्प्लॉय को अपनी अपनी यूनिट पर केवल ध्यान देना है और अपनी यूनिट का जो गोल है और अपनी इकाई का जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है अगर कोई संस्था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करती है, तो इसका क्या प्रभाव होता है, क्या किस तरह से मदद मिलती है संस्था को अगर फ्यूल के सिद्धांत को मानती है संस्था। तो पहला प्रभाव अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो संस्था के गोल है उसको प्राप्त करने में मदद मिलती है। अर्थात आसानी से उस गोल को, जो इकाई का जो गोल है, उस गोल को हर एक एम्प्लॉय अगर उसकी तरफ कार्यरत रहेगा, उसको करने के लिए अपने कोशिश करेगा और उसमें ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करेगा तो उस गोल को आराम से वो प्राप्त कर पाएगा। इसका ये पॉजिटिव इंपैक्ट है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉय गेट यूनिफाइड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली, मतलब सारा एम्प्लॉय का जो वन यूनिट का एम्प्लॉय है, एक डिवीजन का जो एम्प्लॉय है, सारा एफर्ट जो है उस एम्प्लॉय का उसी पर केंद्रित हो जाती है। अर्थात सारा का पूरा ध्यान और सारा का वो एक ही गोल को प्राप्त करने के लिए सारा पूरा कोशिश करता है कि मेरा जो यूनिट का काम है, हमारा जो काम है, हमारा जो गोल है संस्था का, उस गोल को हम प्राप्त कर सकें। सपोज अब इसको अगर संस्थाएं नहीं मानती है, वन यूनिट ऑफ डायरेक्शन निर्देश की एकता को अगर पालन नहीं किया जाता संस्था में, तो इसका अगर वायलेशन किया जाता है, निर्देश की एकता को नहीं माना जाता है कि नहीं सारा एम्प्लॉय सारा यूनिट को देखेगा, सारे डिविजन्स को देखेंगे, तो क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका। पहला दुष्प्रभाव लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय की कमी होती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक यूनिट का अपना प्लान होता है, अपनी योजनाएं होती है और उसको उसी के आधार पर काम करना पड़ता है। तो इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय की कमी देखा जाता है। इस तरह से दूसरा हम लोग देखेंगे वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्स बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर एम्प्लॉय डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेगा तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, एम्प्लॉय का वेस्टेज होगा, उसके रिसोर्सेज का मिसयूज होगा, क्षति होगी, क्योंकि उसका एफर्ट अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा और अलग अलग डायरेक्शन में लगने से काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय के पास एक एक्सक्यूज रहेगा कि ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है, ये तो उस डिपार्टमेंट का काम है, अगला डिपार्टमेंट का काम है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा, एम्प्लॉय का एफर्ट्स बेकार चला जाएगा। दूसरा डिफिकल्ट इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, और इस तरह से एम्प्लॉय के दिमाग में भी कंफ्यूजन रहेगा कि वह किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, किस यूनिट के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीवमेंट करने में असुविधाएं होंगी, नहीं कर पाएंगे। तो हम निर्देश की एकता में क्या देखें, निर्देश की एकता में मुख्य बातें क्या देखें कि निर्देश की एकता में मुख्य बात यही देखें कि देयर मस्ट बी वन यूनिट एंड वन प्लान। एक यूनिट के लिए, एक इकाई के लिए एक ही प्लान होना आवश्यक है, एक ही प्लान होगा। अब हम लोग फ्योल के 6th प्रिंसिपल अर्थात छठे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो छठा सिद्धांत फ्योल का क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अर्थात कर्मचारी का जो इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट बना देना। अर्थात एक संस्था में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं
सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है और हर एक कर्मचारी अपने अलग अलग इंटरेस्ट से ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में काम करते हैं। तो एक मैनेजर का दायित्व होता है कि वो सारी इंटरेस्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है तो कोई बात नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नहीं है, सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, तो उसको जनरलाइज कर देना, अर्थात एक इंटरेस्ट बना देना। और वह इंटरेस्ट क्या है? संस्था का इंटरेस्ट है, संस्था का उद्देश्य। तो इस सिद्धांत में फ्योल किस चीज के बारे में बात की है? फ्योल इसमें क्या सबसे पहले बात की है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन संस्था का जो इंटरेस्ट है, संस्था की जो उद्देश्य है, दिलचस्पी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अगर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशन की भलाई किसमें है, संस्था की किसमें भलाई है, संस्था का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्ति करना और अपनी जो उद्देश्य है, हमारा जो एम्प्लॉय कर्मचारी का जो उद्देश्य है, उसको दबा देना, उसको सप्रेस कर देना। इस सिद्धांत का है कि कर्मचारी के इंटरेस्ट को दबा करके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को जनरलाइज कर देना, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देना। दूसरा हम लोग इसमें मुख्य बातें इस सिद्धांत की क्या है? तो ट्राई टू अचीव पर्सनल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, नॉट बाय सैक्रिफाइसिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब पर्सनल गोल, संस्थान के हितों को, मतलब पर्सनल हितों को भी ख्याल रखना है। किसके? अपने पर्सनल हित को ख्याल किस रूप में ख्याल रखना है? मतलब पहला संस्था के हितों को पूरा करते हुए हम अपने हितों के, कर्मचारी अपने हितों का ख्याल रखेगा, अर्थात अपने कर्मचारी अपने हितों को भी पूरा करेगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ, मतलब संस्था के हितों को पूरा करते हुए कोशिश करेगा अपना गोल, अपने उद्देश्यों को प्राप्ति करने। कब? सेक्रीफाइस, ये नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेक्रीफाइस करते हैं, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन संस्था के जो हित है उसको हम त्याग करके अपने हित को केवल पूरा करें। ये किसी भी कर्मचारी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हर एक कर्मचारी का उद्देश्य होना चाहिए कि अपने हितों को भी पूरा करना है। किसके साथ? तो संस्था के उद्देश्यों को, संस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए, विद द हेल्प ऑफ, मतलब संस्था के साथ में, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। और इसमें मुख्य बातें क्या है? एम्प्लॉय मस्ट सैक्रिफाइस देयर लीव और अटेंडिंग फैमिली फंक्शन इफ ऑर्गेनाइजेशन नीड द प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉय। अर्थात कर्मचारी को अपना चीजों को सेक्रीफाइस करना है, त्याग करना है। क्या क्या चीजों को त्याग करना है? अगर वो फैमिली फंक्शन में गया कहीं, तो फैमिली फंक्शन को अटेंडेंट करना मोर इम्पोर्टेंट नहीं है। मोर इम्पोर्टेंट है अगर वो एम्प्लॉय का, उस कर्मचारी का संस्था में उपस्थिति जरूरत है, तो फैमिली फंक्शंस को सेक्रीफाइस कर देना है। वहां जाना जरूरी नहीं है कि अपना फैमिली रिलेटिव्स यहाँ शादी ब्याह में अपना चले जाएं, और हमारी जरूरत अगर संस्था को है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमको संस्था को देना है। कर्मचारी को फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? संस्था को पहला प्रायोरिटी देना है, कि संस्था के उद्देश्यों को हितों को रक्षा करते हुए अपने हितों की प्राप्ति करना। अगर तो अब एक उदाहरण के साथ समझते हैं। एक मैनेजर जो है, सपोज वो रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना चाहता है, रॉ मटेरियल मंगवाना चाहता है, तो जितने भी सप्लायर्स हैं, डिफरेंट सप्लायर्स को देखने के बाद जहां रॉ मटेरियल उसको सस्ता मिलेगा वहीं से देगा, क्योंकि संस्था का हित की बात है। उसको ऐसा नहीं करना है कि अपने रिलेटिव के यहां से रॉ मटेरियल ले लिए, चाहे ज्यादा दाम नहीं क्यों ना हो, ऐसा नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, संस्था के हित को पहले प्रायोरिटी देना है, संस्था के हित को देखना है, ये नहीं कि पर्सनल हित को। तो हम देखें इसमें फ्योल क्या बोल रहे हैं कि संस्था के हितों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट। अब हम पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात करें। अगर हम कोई संस्था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट अगर मानती है, इस सिद्धांत को, फ्योल के सिद्धांत को अप्लाई करती है अपनी संस्था में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? क्या इफेक्ट होता है?
अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अर्थात संस्था के गोलों को, संस्था का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए संस्था की स्थापना हुई है या जिस उद्देश्य के लिए संस्था काम कर रही है, उस उद्देश्य को प्राप्ति करने में सहायता मिलता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, समन्वय की स्थिति होती है, समन्वय बनता है। किसमें किसके बीच में समन्वय बनता है? संस्था के बीच में और अपनी व्यक्तिगत जो कर्मचारी है उसके उद्देश्यों के बीच में समन्वय की स्थिति बनाने में हेल्प करता है। यह फ्योल का यह जो सिद्धांत है, दोनों के बीच में कर्मचारी के हित और संस्था के हित में समन्वय की स्थिति उत्पन्न करती है। अर्थात अगर कोई भी संस्था फ्योल के सिद्धांत को अपने यहाँ लागू करती है, अर्थात इस सिद्धांत को मानती है, कोई मैनेजर इस सिद्धांत को फॉलो करता है, तो उसको हेल्प मिलेगा। किस चीज में हेल्प मिलेगा? प्रबंधन, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में हेल्प मिलेगा, और कर्मचारी के बीच में और संस्था के उद्देश्यों के बीच में एक समन्वय की स्थिति उत्पन्न हो पाएगी। वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर यह प्रिंसिपल का वायलेशन होगा, अर्थात कोई संस्थाएं इस सिद्धांत को अगर नहीं मानती हैं, इस सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं, तो क्या होगा? नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब अर्थात संस्थाएं वो अपना जो संस्था का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए संस्था की स्थापना हुई, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। उस उद्देश्य की प्राप्ति में उसकी असुविधाएं होंगी, वह उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और क्या होगा? इवन एम्प्लॉय विल आल्सो सफर इन लॉन्ग रन, लंबे समय में एम्प्लॉय को भी नुकसान होगा। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज हर एक एम्प्लॉय, हर एक कर्मचारी संस्था में जो काम करने के लिए आया है, कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर के, और सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है, सारे उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, दैट इज मनी, पैसे से। तो अगर संस्था लॉस में होगी, संस्था का बेनिफिट नहीं होगा, संस्था अपने उद्देश्यों को नहीं पा सकेगा, संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएगी, तो समय पर सैलरी नहीं दे पाएगी, वेतन भुगतान नहीं कर पाएगी, और वेतन भुगतान नहीं कर पाएगी तो कर्मचारी अपने उद्देश्यों को, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने लिवलीहुड के लिए जो संस्था में काम कर रहा है, उन उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अर्थात यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत केवल संस्था को ही हेल्प नहीं करता है, संस्था को ही सहायता नहीं पहुंचाता है, यह साथ में साथ संस्था में काम करने वाले कर्मचारी के हितों को भी ध्यान रखता है और कर्मचारी के हितों का भी ख्याल रखता है। तो इस फ्योल के सिद्धांत में हम लोग क्या देखें कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट बनाना है। टू बी जनरल इंटरेस्ट मतलब सबऑर्डिनेशन, जो कर्मचारी का जो हित है उसको ऐसा हित बना देना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का हित वो बन जाए और ऑर्गेनाइजेशन हित को प्राप्त करने के लिए सारा कर्मचारी काम करे। अब हम लोग फ्योल के 7th प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। 7th प्रिंसिपल को स्टार्ट करते हैं। तो 7th प्रिंसिपल क्या है फ्योल का? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब मेहनताना, कर्मचारी का मेहनताना। मतलब इस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत में फ्योल क्या बोले हैं कि कर्मचारी को मेहनताना मतलब उसका जो सैलरी है या वेजेस है वो ठीक से मिलना चाहिए, मतलब उसको एडिक्वेट मिलना चाहिए। तो इस सिद्धांत में मुख्य बातें क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या क्या है? पहला, पे फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी, मतलब उचित, जितना मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक कर्मचारी कर ले, पूरा कर ले। इस सिद्धांत में फ्योल केवल कर्मचारी के वेतन के बारे में ही बात नहीं की, फ्योल ये भी बोले हैं कि किसी भी संस्था की पेइंग कैपेसिटी, मतलब उसको जितना पे करने के लायक है, जितना वो कर सकता है कर्मचारी को, वेतन जितना दे सकता है, उसको भी देखना है। अर्थात फेयर मतलब जो उचित है, कर्मचारियों का दोहन नहीं होना चाहिए, जो उचित सैलरी मिलना हो या वैसे मजदूरी उसको मिलना है वो मिलना चाहिए कर्मचारी का। इस सिद्धांत में फ्योल इसी के बारे में बात की है। दूसरा बोले हैं क्या? पे एज पर द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म, मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी मतलब फर्म कितने पे करने के लायक। ऐसा नहीं कि फर्म अपने संस्था को लॉस में ले जाकर के भी संस्था कर्मचारी को वेतन दे रहा हो, इसके बारे में ये नहीं देखना है। उतना ही देना है जितना मिनिमम हो, उचित हो, जो ऐसा भी ना लगे कर्मचारी को, ऐसा भी ना लगे उसका दोहन हो रहा है, और संस्था का भी दोहन नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। तीसरा, शेयरिंग गेन विद द एम्प्लॉय। अगर संस्था लाभ कर रही है
तो उस लाभ का कुछ भाग भी कर्मचारी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, बांटना चाहिए। कर्मचारी के उसके लाभ को भी कुछ भाग कर्मचारी को देना चाहिए, ताकि कर्मचारी भी सेटिस्फाइड रहे, कर्मचारी को भी ऐसा लगे तो वह मन लगाकर काम करे संस्था में, उसको ऐसा महसूस हो कि हम काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ अगर संस्था को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो रहा है तो संस्था उस लाभ का भी कुछ भाग उनको दे रही है। ये कर्मचारी को भी ये फीलिंग्स होना चाहिए, मतलब कर्मचारी को ऐसा लगना चाहिए कि संस्था उसका है और वो संस्था का है, दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। जब तक कर्मचारी को यह महसूस नहीं होगा कि संस्था मेरा है, अर्थात मैं संस्था का हूं और संस्था मेरे भलाई के बारे में सोचती है, हम अगर संस्था को बहुत ज्यादा लाभ होता है तो उसका कुछ भाग हमें भी मिलता है, तो अगर ये भावना कर्मचारी के दिमाग में अगर ये चीजें आ जाएंगी तो कर्मचारी मन लगा करके और डेडिकेशन के साथ और अपना ज्यादा से ज्यादा देने का कोशिश करेगा, संस्था में लगाने का कोशिश करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को अगर लाभ हो मिले तो उस लाभ का कुछ भाग अपने कर्मचारियों के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बांटना चाहिए। ये हर एक संस्था का उद्देश्य होना चाहिए। अगर कर्मचारी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा अपना रेम्युनरेशन से, अपना सैलरी से, अपना वेजेस से, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, संतुष्ट नहीं रहेगा, तो वह क्या करेगा, हमेशा दूसरे जगह अपना एम्प्लॉयमेंट खोजने की कोशिश करेगा। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, टर्नओवर बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा, मतलब लोग काम छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, जहां उसको अच्छा मिल जाएगा और दूसरे संस्थाएं मिल जाएंगे जो उसको ज्यादा कैपेसिटी पेइंग दे रहा है, तो उसी संस्था में चला जाएगा। वो काम को बोझ की तरह लेगा, और अगर वो काम को काम की तरह ले, अपना संस्था को अपना माने, कब मानेगा, जब संस्था भी उसके वेलफेयर के लिए वो अच्छा उचित सैलरी, उचित रेम्युनरेशन, उचित वेजेस देगी, तो उसको लगेगा कि नहीं, संस्था हमारे लिए भी कर रही है तो हमें भी संस्था के लिए करना चाहिए। और संस्था के पेइंग फेयर वेजेस सो दैट एम्प्लॉय कैन मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब इतना तो जरूर मिलना चाहिए एम्प्लॉय को कि अपना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए। अगर वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, टर्नओवर होगा, वो नौकरी छोड़ देगा और दूसरी नौकरी की तलाश में रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, संस्था में हमेशा लोग नौकरी छोड़ेंगे और दूसरी नौकरी की तलाश में चले जाएंगे, तो क्या होगा, संस्था में जो नए लोग आएंगे उनको संस्था को समझने में समय लग जाएगा और इस तरह से संस्था का समय, वेस्टेज, रिसोर्स बर्बाद होगा। तो अगर हम देखते हैं, अगर कोई भी संस्था ये रेम्युनरेशन टू पर्सन, मतलब उचित सैलरी, उचित वेजेस देती है एम्प्लॉय को, अपने कर्मचारी को, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात अगर इस सिद्धांत को मानती है संस्थाएं, अच्छे तरह से अपने वर्क क्षेत्र में लागू करती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड, इसका मतलब एम्प्लॉय को प्रेरणा मिलेगा, एम्प्लॉय मोटिवेशन मिलेगा, वो प्रेरित हो जाएगा कि नहीं, ये संस्था अच्छी संस्था है, ये संस्था हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे फैमिली के बारे में सोचती है। अगर मान लीजिए संस्था में कोई कर्मचारी बीमार हो जाए, काम करते हुए किसी का एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, तो संस्था अगर वो उसका सैलरी काट ले, उसके वेजेस में कटौती कर दे, तो क्या होगा, वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा, वो नहीं चाहेगा ऐसा संस्था में काम करना जहां उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिला हो। तो फाइनेंशियल, हर एक आदमी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर उसको जिस संस्था में जितना ज्यादा मिलेगा वो उस संस्था में उतना बढ़िया से, उतना मन लगा करके काम करेगा। दूसरा हम क्या देखेंगे, डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इंप्रूव। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है उसका डिवोशन, मतलब वो संस्था में और अपना मन लगाकर काम करने लगेगा और कमिटमेंट देने लगेगा और कार्य के प्रति डेडिकेटेड हो जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा कि संस्था का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो। अगर संस्था का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर होगा तो हमारा इंडिविजुअल वेलफेयर ज्यादा होगा। इस तरह से संस्था का कार्य क्षेत्र इंप्रूवमेंट होगा, काम करने की कला बढ़ जाएगी। अगर कोई भी संस्था इस सिद्धांत को वायलेट करती है, अर्थात इस सिद्धांत को नहीं लागू करती, अर्थात इस सिद्धांत को नहीं मानती है अपने ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, कोई मैनेजर सिद्धांत को नहीं मानता है के सिद्धांत को, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे हम लोग पहले बात कर चुके कि एम्प्लॉय नौकरी छोड़ करके जाने लगेगा, दूसरी जगह चले जाएगा, तो जहां उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, जहां उसको अच्छा नौकरी मिलेगा, जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगा, वहां चला जाएगा, डीमोटिवेशन हो जाएगा, डिसैटिस्फैक्शन, वो असंतुष्ट हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, वो इस संस्था में काम नहीं करना चाहेगा जहां उसका दोहन हो, जहां उसको उचित सैलरी, वेतन ना मिले, जहां उसको उचित मजदूरी नहीं मिले, ऐसे जगहों में वो काम नहीं करना चाहेगा। अब हम लोग फियोल के 8वें सिद्धांत के बारे में बात करेंगे।
तो आठवीं सिद्धांत फ्यूल का क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का केंद्रीकरण और पावर का विकेंद्रीकरण। तो फ्यूल बोले हैं कि पावर का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का समन्वय होना जरूरी है, दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। केंद्रीकरण भी जरूरी है और विकेंद्रीकरण भी जरूरी है। तो केंद्रीकरण क्यों जरूरी है और विकेंद्रीकरण भी क्यों जरूरी है? केंद्रीकरण का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स, मतलब कुछ एक लोगों के हाथों में पावर होना, टॉप लेवल मैनेजमेंट में पावर होना, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के पास पावर होना। लेकिन अगर विकेंद्रीकरण का मतलब होता है पावर निम्न स्तर के लेवल, जो मिडिल लेवल है या लोअर लेवल जो मैनेजर है, सुपरवाइजर लेवल जो मैनेजर है, उसके बीच में भी पावर का बंटवारा होना, पावर देना, उन लोगों को भी पावर देना। तो अगर हम लोग मुख्य मुख्य बातों के बारे में बात करें, इसमें क्या क्या है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। वो पहला कि दोनों के बीच में समन्वय, कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वो दोनों का समन्वय होना होगा, केंद्रीकरण का भी और विकेंद्रीकरण का भी। केवल केंद्रीकरण भी संस्था के लिए ठीक नहीं है और केवल विकेंद्रीकरण भी संस्था के लिए ठीक नहीं है। जो संस्था बहुत छोटी संस्थाएं होती है या जहां पर पावर कुछ एक लोगों के हाथ में रहना जरूरी है, वहां सेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। लेकिन अगर बड़ी संस्थाएं हैं जहां पावर को कुछ दूसरे मैनेजर्स को भी देने की जरूरत होती है और हमारा मैनेजर अगर सक्षम है, अगर डिसीजंस लेने में योग्य है, वो डिसीजंस ले सकता है, सक्षम है, तो भरोसा किया जा सकता है, तो वहां विकेंद्रीकरण भी होना जरूरी है। क्योंकि इसे डिसीजंस जो होता है वो तुरंत लिया जा सकता है, लोअर लेवल में लिया जा सकता है। Key decisions should be taken by top management and routine decisions can be taken by manager working of middle and lower level। मतलब जो मुख्य डिसीजंस है वो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण होना चाहिए, जो टॉप मैनेजमेंट ही ले सकता है, जो मुख्य डिसीजंस है किसी संस्था का। और कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो रूटीन रेगुलर नेचर का एक संस्था में बार बार होंगी, चलता रहेगा, उस सब डिसीजंस को हम लोगों को लोअर लेवल और मिडिल लेवल पर भी छोड़ देना चाहिए, ताकि लोअर लेवल और मिडिल लेवल भी उन डिसीजंस को, वह निर्णय को ले सके, आराम से ले सके। तो रूटीन वर्क पर भी अगर सेंट्रलाइज हो जाएगा तो ये क्या होगा, लेंथी हो जाएगा, प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। तो फ्यूल बोलेंगे कि किसी संस्था में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। आज पंचायत लेवल में भी गवर्नमेंट पंचायत को भी, मुखिया को भी क्या किया है, पैसा खर्च करने का अथॉरिटी दिया है, पावर दिया है। तो ये क्या है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है। कुछ चीजें जो केंद्र सरकार की हैं वो केंद्र सरकार डिसीजंस लेगी, कुछ चीजें ऐसा है जो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, और कुछ चीजें जो मुखिया लेवल पर, पंचायत लेवल पर लिया जा सकता है, ग्रामीण लेवल पर, मतलब नीचे के पायदान पर, लोगों के अंतिम छोर तक वो डिसीजन पहुंचे, वो पैसा का बंटवारा निश्चित लोगों तक पहुंचे। तो ये क्या है, विकेंद्रीकरण का पार्ट है। अगर मान लो सेंट्रलाइज नहीं होता, सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, सारा डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती, तो क्या होता, हमारे मुखिया गांव के ग्रामीण तक कुछ सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। जो सरकारें पैसा खर्च करती है वो पैसा ग्रामीण लेवल तक नहीं पहुंच पाता। तो ग्रामीण लेवल तक भी वो पैसा पहुंचता है किसके माध्यम से, पंचायत के माध्यम से। तो ये अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा उदाहरण है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का। मतलब पावर, मुखिया को भी कुछ पावर दिया गया है, बहुत सारा पावर नहीं दिया गया, बहुत सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर मुखिया के पास भी दिया गया है। एक अच्छा उदाहरण है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। उसी तरह से किसी भी संस्था में दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, सेंट्रलाइजेशन का भी और डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण का भी और विकेंद्रीकरण का भी। अगर दोनों नहीं होगा तो फास्ट डिसीजंस नहीं हो पाएगा। और सेंट्रलाइजेशन, अगर कोई संस्थाएं सेंट्रलाइजेशन को मानती हैं, फ्यूल्स के सिद्धांत को मानती हैं, अपने संस्था में इस सिद्धांत को लागू करती है, तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेनिफिट मिलता है, दोनों का। सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण का भी बेनिफिट मिलता है और विकेंद्रीकरण का भी बेनिफिट मिलता है। दूसरा, फास्ट डिसीजन ऑफ ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल। टॉप लेवल, इससे क्या होता है, टॉप लेवल अपना कंट्रोल भी रख पाता है और डिसीजंस भी आराम से स्मूथली फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी है, आराम से ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शन भी करती है।
तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो पाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। हम देखें कि केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, तो अगर पंचायत लेवल पर उन योजनाओं को पहुंचा दिया जाता है तो आराम से हो सकता है। अगर केंद्र सरकार अपनी जगह में अपने पास ही सारे डिसीजंस को रखे तो ये डिसीजंस लेने में ये केंद्र सरकार के लिए बहुत असुविधा होगा, बहुत डिले होगा वर्क में। और अगर पंचायत लेवल में दे दिया गया है डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये हम पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में देख लिए, क्या देखें कि दोनों का बेनिफिट मिलता है, सेंट्रलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलता है और डिसेंट्रलाइजेशन का भी बेनिफिट मिलता है। और फास्ट डिसीजन होता है, ऑपरेशनल लेवल में डिसीजन बहुत जल्दी से होता है, टॉप लेवल और स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रहता है, टॉप लेवल का कंट्रोल भी रहता है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरी तरह देखें कि वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर ये प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, मतलब सेंट्रलाइजेशन केवल एक संस्था में केवल सेंट्रलाइजेशन पर ही रखा है, मतलब टॉप लेवल पर ही केंद्रीकृत कर दिया, सारा पावर टॉप लेवल के पास ही रहा, या सारा पावर डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, सारा पावर दे दिया गया, तो क्या होगा? पहला क्या होगा? अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन दे दिया तो डिले होगा, रिजल्ट किसी भी निर्णय लेने में डिले होगा, देरी होगा, असुविधाएं होंगी बहुत सारी। और अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन दे दे तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होगा, अथॉरिटी का मिसयूज होगा। तो इस तरह से फिर वो क्या बोले, किसी संस्था में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का समन्वय होना जरूरी है, दोनों होना जरूरी है। अर्थात अगर दोनों में से किसी एक का भी अगर मिसयूज होगा, एक की अनुपस्थिति होगी, अगर सेंट्रलाइजेशन ही होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो दोनों का कुछ लाभ है और कुछ हानियां हैं। हम सेंट्रलाइजेशन की हानियां देख लिए, सेंट्रलाइजेशन केवल सेंट्रलाइजेशन होने से क्या हो रहा है, डिले हो रहा है डिसीजन लेने में। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन केवल होने से क्या हो रहा है, अथॉरिटी का मिस, सारा पावर मान लो मुखिया को दे दिए, सारा चीज मुखिया कर सकता है, तो बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि फ्यूल के सिद्धांत में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या है और उसका क्या क्या मुख्य बातें हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है और नेगेटिव इफेक्ट क्या है। नाउ हम लोग फ्यूल के 9 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो 9 प्रिंसिपल्स क्या है फ्यूल का? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन, इस प्रिंसिपल में फ्यूल्स क्या बोले हैं कि चेन ऑफ ऑथोरिटी हायरार्की मस्ट बी फॉलो, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जाना है तो एक चेन के माध्यम से जाना होगा। इस चेन में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कोई भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में तो टॉप टू बॉटम जाना चाहिए, ना कि यहाँ से मान लेते हैं एफ का कम्युनिकेशन करना चाहता है ए से, तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसको ब्रेक ऑफ चेन माना जाएगा। मतलब ऑथोरिटी टॉप से बॉटम में आना चाहिए, किसी भी कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर मान लेते हैं ई को कोई भी कम्युनिकेशन एल के साथ, इस मैनेजर के साथ करना है तो उसको लाइन ऑफ ऑथोरिटी फॉलो करना पड़ेगा। डी से सी, सी डी, ए देन एल तक जाना होगा। इस तरह से तो कीवर्ड्स इस सिद्धांत का कीवर्ड्स क्या क्या मुख्य बातें क्या क्या सिद्धांत में? पहला कि हम लोग को रिपोर्ट करना होगा, रिपोर्ट टू योर इमीडिएट बॉस ओनली, केवल इमीडिएट बॉस। तो यहाँ पर एफ का इमीडिएट बॉस क्या है, कौन है? ई है, और ई का इमीडिएट बॉस डी है, डी का इमीडिएट बॉस सी है एंड सी का इमीडिएट बॉस डी है। उसी तरह इसमें हम देखेंगे पी का इमीडिएट बॉस ओ है, ओ का इमीडिएट बॉस एन और एन का इमीडिएट बॉस एम और एम का एल। इस तरह से कि हमको कोई भी कुछ भी रिपोर्ट करना है तो हमारा जो हायरार्की मैथड जो बना हुआ है, टॉप टू बॉटम जो बना हुआ है, उसके आधार पर ही हमको इस चेन को ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन को हमको ब्रेक नहीं करना है। तो हमको सब उसी तरह से अगर हमको ऑर्डर लेना है तो इमीडिएट हमको ऑर्डर बॉस देगा एंड इमीडिएट बॉस अपना एज है, एक इमीडिएट अपना सबऑर्डिनेट कौन है? बी, बी को देगा, बी का सबऑर्डिनेट सी है एंड सी का सबऑर्डिनेट डी है, डी का सबऑर्डिनेट ई एंड ई का सबऑर्डिनेट एफ है। इस तरह से हम देखेंगे तो एफ का इमीडिएट बॉस क्या है? अगर कोई डिसीजंस लेना है, रिपोर्ट करना है तो एफ अपना इमीडिएट बॉस ई को करेगा। उसी तरह से इसमें भी हम देखेंगे कि हमको लाइन ऑफ स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलोइंग लाइन ऑफ ऑथोरिटी हमको फॉलो करना पड़ेगा, हायरार्की मेथड में करना पड़ेगा। सपोज इसी में अगर हमको कोई कम्युनिकेशन ऐसा है कि बहुत इमरजेंसी का कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो संस्था में तुरंत लेने की जरूरत होती है, उसका डिसीजन तुरंत लेना, वहां पर हम वेट नहीं कर सकते हैं, लाइन ऑफ ऑथोरिटी का वेट नहीं कर सकते हैं। उस समय हमको ब्रेक अगर करने का परमिशन है तो प्योर बोलते हैं आप ब्रेक कर सकते हैं,
लेकिन सेम ऑथोरिटी में करना होगा। और इस मेथड को हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग गैंग प्लान बोलते हैं। गैंग प्लान इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, दिस इज ओनली स्ट्रिक्टली हमको फॉलो करना है। तब हमको इसको हम फॉलो कर सकते हैं जब हमारा बहुत ही जरूरी होगा, इमरजेंसी होगा। इसको हम लोग गैंग प्लान बोलते हैं। तो बहुत जब इमरजेंसी का दौर होगा, कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो हमको तुरंत लेना है, तुरंत कम्युनिकेट करना होगा, तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग गैंग प्लान बोलते हैं। अब हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में इस सिद्धांत का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा? सिस्टमैटिकली जा रहा है, अपना सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बना हुआ है। कोई कम्युनिकेशन ऐसा नहीं हो कि ब्रेक करके चला जा रहा है, या फिर कम्युनिकेशन ये पास नहीं चला जा रहा है, वो अपने इमीडिएट बॉस के पास जा रहा है, धीरे धीरे कम्युनिकेशन हो रहा है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसका सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। और अगर हम लोग वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल को नहीं माने, इसका वायलेशन करें, तब क्या प्रॉब्लम होगा? कम्युनिकेशन, पहला तो कम्युनिकेशन गैप भी हो जाएगा। दूसरा, क्लैरिटी, ऑथोरिटी, रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप। यहाँ पर हमारा क्या, हर एक बॉस का, हर एक सबऑर्डिनेट का अपना ऑथोरिटी, अपना पावर है, आपका जो पावर है या इनका जो पावर है, ये ऑथोरिटी रिपोर्टिंग ऑथोरिटी, इसका जो पावर ई का, वो एफ का पावर है, ये ब्रेक नहीं कर सकता और अपनी रिस्पांसिबिलिटी से निभा सकता। अगर कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया तो ई अपनी रिस्पांसिबिलिटी से निभा सकता, क्योंकि इसकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स है, एफ की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स है, डी की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स है, सी की है, एफ बी की है। उसी तरह से इसमें भी एल पी, एम पी, एन ओ पी। तो हम तो डिपार्टमेंट देखिए, दोनों डिपार्टमेंट में अगर सेम ऑथोरिटी या लाइन ऑथोरिटी है तो कम्युनिकेशन कर सकता है, उसको लोग गैंग प्लान बोलते हैं। तो क्या होगा? देयर मस्ट बी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। अगर वायलेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन गैप होगा, और वायलेशन नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन गैप लाइन ऑफ ऑथोरिटी को मेंटेन करना है, यही सिद्धांत बोल रहा है। और दूसरा क्लैरिटी, इसमें हम लोगों को क्लैरिटी रहेगा। क्या क्लैरिटी रहेगा? कि किस बॉस का या किस सबऑर्डिनेट का क्या काम है, उसका क्या ऑथोरिटी है, क्या रिस्पांसिबिलिटी है, इसमें भी एक चेन बना हुआ है। और अगर वायलेशन हो रहा है तो नो क्लैरिटी, ऑथोरिटी, रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। तो हम इस प्रिंसिपल में, सिद्धांत में क्या देखें कि हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, चेन कम्युनिकेशन का चेन फॉलो करना है कि एक बॉस दूसरे बॉस को, एक बॉस सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को, या सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर इमीडिएट जो बॉस है उसको रिपोर्ट करेगा। अब हम लोग नौवें प्रिंसिपल फ्योल का स्केलर चेन डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग आते हैं 10वें प्रिंसिपल, फ्योल के 10वें प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता। तो इस प्रिंसिपल में फ्योल क्या बोलना चाह रहे हैं? इस प्रिंसिपल में फ्योल बोलना चाह रहे हैं कि प्रत्येक चीजों का एक व्यवस्थित या क्रमबद्धता होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपरली ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। इसमें मैन एंड मटेरियल दोनों का प्रॉपरली अरेंजमेंट, मतलब एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, सुव्यवस्थित जगह होना चाहिए हर एक चीजों का। चाहे एम्प्लॉय का एक अपना सीट होना चाहिए, एक कैबिन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मटेरियल का भी एक निश्चित जगह होना चाहिए। सपोज हम एक उदाहरण से समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को या व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता को क्या है। सपोज एक कर्मचारी को काम करते हुए किसी टूल्स की आवश्यकता हो गई। अब उसको टूल्स की आवश्यकता हो गई तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जो टूल है वो टूल किस बॉक्स में होगा, किस टूल बॉक्स में होगा, और कहां से टूल रूम कहां पर होगा। उसी तरह से अगर किसी सुपरवाइजर को उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो गई तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमारा सुपरवाइजर का कैबिन कहां पर है, उसका फिक्स प्लेस कहां पर है। इससे क्या फायदा होगा? उसको अपना वो टूल्स को ढूंढने में, खोजने में समय बर्बाद नहीं होगा, और सुपरवाइजर का गाइडेंस को ढूंढने में अपना एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, वो सही समय पर उन चीजों को ढूंढ पाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मुख्य बातें क्या क्या है। तो इस प्रिंसिपल की मुख्य बातें क्या है? फिक्स्ड एंड राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड मटेरियल, अर्थात सभी मनुष्य का, मतलब वर्कर का, एम्प्लॉय का और मटेरियल का, वस्तु का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। दूसरा की पॉइंट क्या है? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ ए पर्सन एंड मटेरियल।
कोई वेस्टेज नहीं होना होगा। किसका? टाइम का वेस्टेज नहीं होना है। और इन सर्च ऑफ पर्सन मटेरियल जैसे पता है कि उसको काम करते हुए अगर महसूस हो कि हमको गाइडेंस की जरूरत है, सुपरवाइजर की जरूरत है, और इस काम में हमको कौन सा सुपरवाइजर हमको गाइड करेगा इस काम के लिए, तो उसको पता होना चाहिए कि उस सुपरवाइजर का केबिन कहाँ है, अर्थात सीट कहाँ पर है, ताकि उनको ढूंढने में, अपने सुपरवाइजर को ढूंढने में अपना समय नष्ट न हो। अगर हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो कर्मचारी है, कर्मचारी और सुपरवाइजर है, उसका सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट अर्थात फिक्स प्लेस होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए, मटेरियल का सही जगह होना चाहिए, टूल बॉक्स का अरेंजमेंट ठीक होना चाहिए, ताकि इस सब चीजों को खोजने में, ढूंढने में कर्मचारी का समय व्यर्थ ना हो। अब अगर हम लोग इसका पॉजिटिव इफेक्ट, अगर कोई संस्थाएं इस प्रिंसिपल को, फेवर के इस प्रिंसिपल को मानती है, तो इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इस प्रिंसिपल का? तो पहला पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मेन एंड मटेरियल। मेन और मटेरियल में के सर्च करने में कोई समय बर्बाद नहीं होगा। दूसरा, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टमैटिक वर्किंग, ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम कर सकेगी, क्योंकि उसको समय बर्बाद नहीं होगा कर्मचारी का, मशीन खोजने में, टूल्स खोजने में। अपना सुपरवाइजर का मार्गदर्शन की जरूरत है तो सुपरवाइजर को पता चल जाएगा उसको कहाँ पर हमारा सुपरवाइजर है, किस केबिन में, किस स्थान में बैठता है सुपरवाइजर, तो इससे समय बचत होगा, और समय जब बचत होगा तो ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं ठीक ढंग से चलेंगी। अगर हम वायलेशंस की बात करें, अगर ये इस प्रिंसिपल को अगर नहीं मानती संस्थाएं, अर्थात वायलेट होती है, वायलेशन होता है इस प्रिंसिपल का, तो क्या प्रॉब्लम होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मटेरियल वेस्टेज होगा, टाइम का वेस्टेज होगा, मटेरियल का वेस्टेज होगा। किस लिए? आदमी को ढूंढने में, सुपरवाइजर को ढूंढने में, वस्तु को ढूंढने में उसका एनर्जी लॉस होगा, और वो सही समय पर उन चीजों को ढूंढ नहीं पाएगा जो चीजें उनको दरकार है, जो चीजों की आवश्यकता है, उन चीजों को सही समय पर ढूंढ नहीं पाएगा, ये प्रॉब्लम होगा। दूसरा, नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, सही समय पर वो व्यक्ति को वह कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे सुपरवाइजर की अगर उसको गाइडेंस की जरूरत होगी तो उस समय पर वो नहीं कर पाएगा। अब हम लोग अभी तक इस क्लास में क्या क्या डिस्कशन किए, अर्थात किन किन कौन से फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में बात की, उसको एक बार देख लेते हैं फिर से। तो हम लोग इस क्लास में, इस कक्षा में, इस वीडियो में हम लोग बात की यूनिटी ऑफ कमांड, अर्थात आदेश की एकता के बारे में बात की। दूसरा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता के बारे में बात किए। तीसरा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अर्थात व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, इसके बारे में बात किए। चौथा, कर्मचारियों का प्रशासनिक माने रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। पांचवा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण के बारे में बात किए। छठा, हम लोग स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला के बारे में बात किए। और सातवां, ऑर्डर, व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता के बारे में बात किए। प्रीवियस वीडियो में हम लोग थर्ड क्लास में हम लोग डिसिप्लिन तक, मतलब फ्यूल के 14 प्रिंसिपल में से हम लोग 3 प्रिंसिपल के बारे में बात किए थे। क्या क्या बात किए थे? हम लोग किए थे डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में बात किए थे, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किए थे, एंड प्रिंसिपल के बारे में हम लोग डिसिप्लिन के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन के बारे में बात किए थे। यहाँ इस वीडियो में अर्थात इस क्लास में हम लोग 4th प्रिंसिपल से, अर्थात चौथे प्रिंसिपल से लेकर के 10वें प्रिंसिपल तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग इस आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उन प्रश्नों को थोड़ा नोट डाउन कर लो ताकि आप लोगों का गृह कार्य रहे, होमवर्क रहे, और उसको नोट कॉपी में लिख लेना है। आप अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। तो प्रश्न लिखिए, फ्यूल द्वारा दिए गए प्रबंध के निम्नलिखित सिद्धांतों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पहला, हम वही सब प्रश्न दे रहे हैं जो प्रिंसिपल, जिन प्रिंसिपलों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात की, इस क्लास में बात कर चुके हैं, उसी पर आधारित हम प्रश्न दे रहे हैं। तो आप लोग लिख लीजिए। पहला, आदेश की एकता। तो इनके बारे में संक्षिप्त वर्णन करने का तात्पर्य है, जब आदेश की एकता के बारे में तुम लोग लिखोगे तो प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में लिखना, उसका
पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में लिखना, और नेगेटिव अगर वाइब्रेशन होता है इस प्रिंसिपल का तो क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में लिखना। तो पहला आदेश की एकता के बारे में लिखना है पूरा तुम लोगों को, दूसरा निर्देश की एकता के बारे में लिखना है, तीसरा व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन है इसके बारे में लिखना है, चौथा कर्मचारियों का परिसर के बारे में लिखना है, पांचवा केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण क्या होता है उसके बारे में लिखना है, छठा सोपान श्रृंखला के बारे में लिखना है, और सातवां व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता के बारे में लिखना है। तो बच्चों इस वीडियो में फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं कि 14 प्रिंसिपल है, इसमें से आउट ऑफ 14 हम लोग 10 प्रिंसिपल तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, अर्थात इस वीडियो में हम लोग 4th से लेकर के 10वें प्रिंसिपल तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब आने वाले क्लासेस में हम लोग फ्यूल के बाकी बचे हुए जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करेंगे, और एफडब्ल्यू टेलर का सिद्धांत जो बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।